नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी सब्सक्राइबर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के हौसले से ही मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पा रहा हूं। चलिए दोस्तों, 50-50 सेट का ये पार्ट 4 को प्रारंभ करते हैं। अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 50-50 के सेट में हमने कवर कर लिया है। जो आरपीएफ के एग्ज़ाम जो 70 और 72 के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। लगभग हम कोशिश करते हैं कि माइनर एक्ट से भी कुछ क्वेश्चन को डाला जाए, आरपीएफ एक्ट, आरपीयूपी एक्ट और अदर जो भी एक्ट हैं जो हमसे रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सभी क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन कवर करके ही हम 50-50 मिक्स क्वेश्चन को हम पार्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित धारा कौन सी है। ये आपदा प्रबंधन से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज़ द सेक्शन रिलेटेड टू द पावर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रश्न में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन बन रहा है कि डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएमए का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो देखते हैं कौन से सेक्शन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित है, किस सेक्शन में शक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, 5, 6, 7, 9। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शक्तियों से संबंधित कौन सी धारा है, तो वो धारा सेक्शन 6 है। सेक्शन अर्थात की धारा 6 में शक्तियों के बारे में बताया जाता है। तो इसे हम राइट कर देंगे, सेक्शन 6 दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, ये सेक्शन 6 फ्लैश हो गया, सेक्शन 6 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एनडीआरएफ के किसी कर्मचारी को कर्तव्य के दौरान बाधा उत्पन्न करता है तो वह आपदा प्रबंधन 2005 के किस धारा का दोषी होगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ ए पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स एन एम्प्लॉय ऑफ एनडीआरएफ व्हाइल ऑन ड्यूटी, अर्थात कि एनडीआरएफ का हो कोई कर्मचारी या आपदा प्रबंधन, आपदा की भी टीम जो बनती है हम लोगों के विभाग में, तो आपदा प्रबंधन की जो टीम बनाई जाती है 15 सदस्यीय टीम, वो भी अगर आपदा संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना स्थल पे जहाँ पे कोई आपदा आ गई है वहाँ पे वो विलफुली कोई कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि मतलब कि इस आपदा से कैसे बचाया जाए, लोगों को बचाने का राहत कार्य में जुटे हुए हैं, वहाँ भी कोई यदि बाधा उत्पन्न करता है तो वहाँ भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, किस धारा का वह व्यक्ति दोषी होगा जो कर्मचारी को कर्तव्य के दौरान बाधा उत्पन्न करेगा, तो वो सेक्शन हो जाएगा आपका 51। 51 में बताया गया है कि यदि कोई एनडीआरएफ के कर्मचारी या आपदा संबंधित कार्य को निर्वाहित करने के दौरान किसी कर्मचारी को यदि कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे सेक्शन 51 के तहत दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है, द डायरेक्टर जनरल विल बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पांस के बारे में बताया जा रहा है कि फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी एज स्टेट इन आरपीएफ, रेल संपत्ति का बेहतर बचाव और संरक्षण करने के लिए उत्तरदायित्व। यहाँ उत्तरदायित्व मतलब रिस्पांस के बारे में पूछ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि महानिदेशक महोदय का जो रेल संपत्ति का बचाव और संरक्षण करने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो किस नियम में बताया गया है। आरपीएफ नियम से एक क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, आरपीएफ रूल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, कौन सा उत्तर हो जाएगा, 26 नियम 26 में बताया गया, अर्थात रूल 26 में बताया गया है महानिदेशक महोदय के उत्तरदायित्व के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महानिदेशक महोदय को निर्देश जारी करने की शक्ति किस नियम में उल्लेखित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टिव निकाले जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो महानिदेशक महोदय के द्वारा जारी करता है। उसकी पावर आरपीएफ रूल में दी गई है। और कौन से रूल में है, वो रूल संख्या क्या है, तो रूल संख्या है 28, अर्थात नियम संख्या 28 के अंतर्गत इशू किया जाता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, भर्ती की प्रक्रिया रेल सुरक्षा बल नियम खाली जगह में उल्लेखित है। तो कहाँ उल्लेखित है, किस नियम में उल्लेखित है, तो भर्ती की प्रक्रिया 49 में उल्लेखित है। इसका राइट आंसर होगा 49। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है बल सदस्यों का पदोन्नति पाठ्यक्रम किस नियम में उल्लेखित है? इन विच रूल इज द प्रमोशन कोर्स ऑफ फोर्स मेंबर मेंशन्ड। अर्थात पदोन्नति, पद की जब उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं वो किस नियम में बताए गए हैं? तो वह नियम होगा 64 फ्लैश हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। 64 में वो मेंशन किया गया कि मतलब कि पदोन्नति पाठ्यक्रम किस नियम में उल्लेखित है? 64 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, ये एक पार्ट का नाम है पेनड्रॉप क्लिप। पेनड्रॉप क्लिप किस विभाग की सामग्री है? तो पेनड्रॉप क्लिप ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिग्नल और पर्सनल। तो कौन से विभाग का है? तो ये इंजीनियरिंग विभाग का है, अर्थात अभियांत्रिक विभाग का है। चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, डायनेमो बेल्ट किस विभाग का उपकरण है? डायनेमो बेल्ट इज ए टूल ऑफ विच डिपार्टमेंट? तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल अर्थात विद्युत विभाग हो जाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ हमने नोट नहीं किया है, शॉर्टकट में हमने चारों ऑप्शन को कवर कर लिया है। मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक हो जाता है। सिग्नल, तो सिग्नल का जानते ही हैं, संचार प्रणाली। और ये हो जाएगा लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये जो इंजीनियरिंग है ये अभियांत्रिक विभाग हो जाता है। तो इस डायनेमो बेल्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एक डीवी था, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, टाइप करने में गलत हो गया है। हम डायनेमो बेल्ट के बारे में बता दिए थे, जबकि डीवी है, डीवी जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। तो उस प्रश्न में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा उसे हमने कवर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइटल में भी हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 के बारे में बता रहे हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 47 रंग हो गया है, जिसका सही उत्तर होगा डीवी क्या है? डीवी मैकेनिकल का होता है, जबकि डीबी क्या होता है? डायनेमो बेल्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल। अगला प्रश्न है, RSKN का संबंध निम्न में से किस विभाग से है? RSKN का संबंध पूछ रहा है। RSKN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? RSKN का फुल फॉर्म आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स डज RSKN बिलोंग टू? किससे बिलोंग करता है ये? RPF से या पर्सनल डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से या कमर्शियल डिपार्टमेंट से? तो ये RPF के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ये डायरेक्टिव 46 में मेंशन किया गया है, RSKN के बारे में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये फ्लैश हो गया, RPF से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर RPF हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पुलिस द्वारा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 21 अक्टूबर को भी मनाया जाता है और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको फांसी दी गई थी, जो हमारे देश की खातिर देशभक्ति में शहीद हुए थे, उन्हें भी याद करते हुए शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को भी मनाते हैं। तो 21 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो पुलिस द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में भी हम मनाते हैं, जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। चूँकि यहाँ पे पूछ रहा है कि पुलिस द्वारा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो पुलिस द्वारा शहीद दिवस मनाते हैं 21 अक्टूबर को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11, CDR का एक बार फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा? CDR का फुल फॉर्म होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जो हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं उसकी डिटेल निकाली जाती है। तो वो कहाँ से मिलता है? ऑपरेटर के द्वारा मिलता है। जिस नेटवर्क का हमारे पास मोबाइल होता है तो वहाँ ऑपरेटर द्वारा जारी किया जाता है। तो CDR को सिद्ध करने संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया है? तो CDR को सिद्ध करने संबंधित प्रावधान जो है IEA में, इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछ रहा है। तो नीचे सेक्शन फ्लैश हो रहे हैं 45, 46, 65A और लास्ट ऑप्शन है 65B। तो इसके प्रावधान के बारे में CDR को सिद्ध करने संबंधित जो भी प्रावधान है किस प्रकार वो सिद्ध किया जाएगा, कैसे मान्य होगा, कैसे मान्य नहीं होगा, वो ग्राह्यता के बारे में बता रहा है। स्वीकार्य होगा या नहीं होगा? स्वीकार्य तो होता ही है। स्वीकार्यता के बारे में बताया गया है 65B में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के एग्ज़ाम के रिलेटेड है, क्योंकि CDR जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है तो उसके बारे में, ग्राह्यता के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में ये 65B में बताया गया। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ CDR के बारे में बताया गया। CDR के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साक्ष्य होते हैं, जैसे हम ड्यूटी के दौरान कोई घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी भी ग्राह्यता के बारे में 65
के बारे में बताया गया कि 65 में ही उसकी ग्राह्यता के बारे में बताई गई है कि वो ग्राह्य होगा, स्वीकार होगा या नहीं होगा। स्वीकार्य होता है बशर्ते कि जैसे हम किसी भी घटना स्थल का अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में उसको उस फाइल को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, मोबाइल के ज़रिए ही न्यायालय में पेश करते हैं तो वो मान्य हो जाता है। लेकिन यदि वो किसी फाइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि सीडी में कोई फाइल बना के हम सीडी में ट्रांसफ़र कर दिए अपने मोबाइल की मेमोरी से, तो उसके लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं उसकी ग्राह्यता के बारे में, तब जाके वो मान्य होता है। कई कंडीशन है उसमें 65B में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 65B। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, सबूत के भार के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में दिया है? विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गिवन रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा से पहले हम चैप्टर बता देते हैं। चैप्टर 7 में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, सबूत के भार के विषय में कुछ सेक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन नीचे ऑप्शन के रूप में फ्लैश हो रहे हैं 101 से लेके 114 तक, दूसरा ऑप्शन है 102 से लेके 152 तक, तीसरा ऑप्शन है 114 से लेके 128 तक और लास्ट ऑप्शन है 101 से लेके 105 तक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 101 से लेके 114 तक दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट 101 है, 102 है और 103 है जो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार के बारे में बताया गया है। सबूत के भार की परिभाषा 101 में दी गई है। 102 में सबूत का भार किसके ऊपर होगा 102 में बताया गया है, जो कि 101 और 102 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 101 से 114। उसमें 114B भी है, यहाँ मेंशन नहीं कर पाए हैं, 114B तक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 101 से लेके 114 तक। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है। देखिए, यदि कोई पुलिसकर्मी से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे पुलिसकर्मी हमने टाइप किया है। हम और आप भी आरपीएफ में जो कर्मी ड्यूटी करते हैं, किसी भी बल के मेंबर हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक पुलिसकर्मी ही कमर के नीचे जो है झंडे का प्रतीक धारण करे, किसी पर्सन के लिए है, चाहे वो सिविल पर्सन हो चाहे कोई लोक सेवक हो, सब पे लागू होता है ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि कोई पुलिसकर्मी कमर के नीचे भारतीय झंडे का प्रतीक धारण करता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो अपमान करता है ना, तो अपमान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 यानी कि सेक्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे झंडे को उल्टा फहरा देता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय झंडा भी यदि कोई उल्टा फहरा देता है तो उसके लिए भी सेक्शन है। तो कौन सी सेक्शन? तो यहाँ भी अपमान ही होता है। उल्टा झंडा, राष्ट्रीय झंडा को उल्टा आप फहराएंगे तो यहाँ भी अपमान ही होता है, तो वहाँ भी सेक्शन 2 ही लगेगा। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, सार्वजनिक जगह पर गिरफ्तार करने तथा जब्ती करने का अधिकार एनडीपीएस एक्ट की किस धारा में दिया है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट के भी सेक्शन कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो धारा 42, धारा 43 और धारा 41, धारा 50, ये कुछ धाराएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस है, एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सार्वजनिक जगह पर गिरफ्तार करने तथा जब्ती करने का अधिकार एनडीपीएस एक्ट की किस धारा में दिया है? तो सार्वजनिक जगह पे पूछ रहा है तो 43 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 43, और नॉर्मली पूछेगा तो 42 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। रेलवे सुरक्षा बल को एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के तहत जामा तलाशी लेने का अधिकार है? जामा तलाशी के बारे में भी बताया गया है, तो उसका सेक्शन कौन सा हो जाता है? तो सेक्शन 50 हो जाता है। सेक्शन 50 में जमा तलाशी के बारे में बताया गया क्या प्रोसेस होगी जमा तलाशी की किसी गिरफ्तार व्यक्ति की। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उसे दंडादेश पारित हो चुका है न्यायालय के द्वारा, तो उसे कारावास और जुर्माना दोनों सजा दी गई है। कारावास से भी वो दंडित किया जाएगा और साथ में वो जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा।
तो मान लीजिए यदि वो जुर्माना नहीं देता है तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया होगी, जो कि आईपीसी में बताया गया है कि यदि कोई कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा तो जुर्माना न देने पे कितनी सज़ा दी जाएगी, आईपीसी की किस धारा में प्रावधान दिया गया है। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 65 में इसके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यदि कोई व्यक्ति ₹100 से, तो यदि कोई व्यक्ति ₹100 के जुर्माने से दंडित किया जाता है तो जुर्माना न अदा करने पे आईपीसी की धारा 67 के अनुसार अधिकतम कितने महीने का कारावास होगा। मतलब कि 67 में ये बताया गया यदि कोई सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाता है, जैसे रेलवे एक्ट के कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ जुर्माने ही जुर्माने हैं। तो ऐसे ही अपराधों के बारे में, जैसे ऐसा कोई अपराध है जिसका दंड सिर्फ जुर्माना है, तो उसके बारे में बताया गया कि यदि वो जुर्माना नहीं देता है तो उसे कारावास किस प्रकार की दी जाएगी, कितने महीने की अधिकतम कारावास होगी। तो यहाँ देखिए ₹100 का जुर्माना से दंडित किया, तो ₹100 तक के लिए जुर्माना जो है, जुर्माना न देने पे उसकी कारावास 4 महीने होगी। 4 महीने से अधिक नहीं होगी, अधिकतम कारावास 4 महीने की, उससे कम भी दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा, लेकिन अधिकतम 4 महीने होगी यदि ₹100 तक का जुर्माना है। यदि ₹100 से अधिक है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, अधिकतम 6 महीने तक हो सकता है। लेकिन यदि ₹100 तक है तो 4 महीने से अधिक का कारावास उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 मंथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन जो कि न्यायालय द्वारा सोहन को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, लेकिन मोहन द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सोहन समझकर गिरफ्तार किया जाता है, तो आईपीसी की किस धारा के तहत मोहन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो देखिए, मोहन जो कि मान लीजिए कि मोहन एक लोक सेवक है, वो किस न्यायालय द्वारा किसी वारंट का निष्पादन कर रहा है, या कोई है लोक सेवक, अन्यथा कोई बल अधिकारी ही हैं, तो फोर्स के बल अधिकारी भी हो सकते हैं जिन्हें कि न्यायालय द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ है कि आप सोहन को गिरफ्तार करके लाइए। इसे अन्यथा मत लीजिएगा, हमने एक काल्पनिक नाम मेंशन कर दिया है मोहन और सोहन। तो मोहन जो कि एक लोक सेवक मान लीजिए है और सोहन को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा। उसे अधिकार है कि वो सोहन को गिरफ्तार करे, लेकिन गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से, मतलब कि भूलवश जो है वो क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति को सोहन समझकर गिरफ्तार कर लेता है, तो आईपीसी की किस धारा के तहत मोहन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो ये 76 है। 76 को जब आप रीड करेंगे डीपली तो 76 की छूट मिलती है उस लोक सेवक को जो जानबूझकर नहीं, मतलब कि भूल के कारण जो है किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। उसमें कई सारी पॉइंटें हैं, आप 76 को डीपली रीड करें तो वहाँ पे 76 के तहत वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 76। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, मोहन पागलपन के असर से एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है, मोहन अपराधी होगा। मोहन पागलपन के असर से एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है, तो किस अपराध का अपराधी होगा, अटेम्प्ट मर्डर अर्थात हत्या करने की कोशिश का, या हत्या का, दूसरा ऑप्शन मर्डर है, और तीसरा ऑप्शन है टू किल अर्थात जान से मारने का, और लास्ट ऑप्शन है नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं होगा मोहन द्वारा। तो पागलपन का असर है ना उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसके द्वारा ये कोई अपराध, ये आईपीसी में वर्णित है कि मतलब कि कोई पागलपन के असर से किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नो ऑफेंस। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, यदि किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके लिए कितना दंड है। तो कितना दंड है, तो नीचे 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं। 7 ईयर इम्प्रिजमेंट अर्थात 7 वर्ष का कारावास एंड फाइन है, दूसरा ऑप्शन है 1 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और तीसरा 3 साल का है, और चौथा लास्ट ऑप्शन है 6 मंथ का। तो इस प्रश्न का ये न्यायिक कार्यवाही पूछ रहे हैं ना, अदर कार्यवाही में नहीं, न्यायिक कार्यवाही में यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देगा तो उसके लिए दंड का प्रोविज़न क्या है, 7 साल का कारावास अर्थात 7 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, साथ में फाइन है, एंड फाइन है, और फाइन नहीं है, अथवा फाइन नहीं होगा, अथवा जुर्माना नहीं है, 7 साल प्लस जुर्माना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न,
दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार दंड न्यायालय कितने वर्ग हैं? दंड न्यायालय के कितने वर्ग होते हैं सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार? तो कितने दंड न्यायालय के वर्ग हैं? तो ये देखिए नीचे फ्लैश हो रहा है ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो वर्ग कितने हैं? 4 वर्ग होते हैं। तो हम स्लाइड के माध्यम से इन चारों वर्गों को दिखा देते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि धारा 6 में सीआरपीसी का धारा 6 देखिएगा आप अपने बुक में, तो धारा 6 में चारों दंड न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो ये फ्लैश करते हैं हम स्लाइड के माध्यम से सीआरपीसी सेक्शन 6 के अनुसार। तो देखिए नीचे एक तरफ बाईं साइड में हमने हिंदी में कवर किया है, राइट साइड में हमने इंग्लिश में कवर किया है। तो देखिए चारों न्यायालय यहाँ पे देखिए सेशन न्यायालय होता है, और दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कि पावर होता है महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के बराबर। यदि कोई महानगर मजिस्ट्रेट होता है तो वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो महानगर नहीं होगा। तो ये दोनों की सेम पावर होती है। तो तीसरा ऑप्शन है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा है ऑप्शन नहीं है सॉरी, ये चौथा जो होंगे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो दंड न्यायालय के 4 वर्ग हो गए, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और लास्ट जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23 है, सरकारी सेवक पर समन की तामील किस प्रकार की जाएगी? दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में बताया गया है? ये समन के हम चैप्टर को, जो समन का चैप्टर है धारा 61 से लेकर 69 तक, इसके बारे में हमने एक कोड बनाया है। उस कोड के ज़रिए आपको एक दिन वीडियो के ज़रिए हम उसको कवर करेंगे, ताकि 61 और 69 को आपको डीपली रीड नहीं करना, रटाफिकेशन न करना पड़े। इसलिए हमने उसे कोडिंग के रूप में, एक ट्रिक के रूप में हमने बनाया है। उसे किसी दिन हम वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचा देंगे आपके। चलिए 23वां प्रश्न है, सरकारी सेवक पर समन की तामील किस प्रकार की जाएगी? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में बताया गया है? इन व्हाट सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज गिवन हाउ द समन्स विल बी सर्व्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट? यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को किस प्रकार तामील कराई जाएगी? ये किस में है? 66 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 66। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, हिरासत में 60 दिन तक रखने के बाद जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ये सीआरपीसी में कहाँ मेंशन किया गया है? सीआरपीसी हमने यहाँ डाला नहीं है, सीआरपीसी नीचे ऑप्शन में हमने कवर किए हैं। तो सीआरपीसी 140 2B, सीआरपीसी 170 3 है, और तीसरा ऑप्शन है सीआरपीसी 165 7 है, और लास्ट ऑप्शन है सीआरपीसी 167 2 है। सब सेक्शन 2A में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिरासत में 60 दिन किस मामले में? जो जिस अपराध की सज़ा, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, तो वहाँ पे जो है कब जमानत पे छोड़ा जा सकता है? 90 दिन, 90 डेज तक आप कस्टडी में रहते हैं और अन्वेषण पूरा नहीं होता है, तो जमानत पर छोड़ने के या जमानत पर छूटने के अधिकारी आप हो जाते हैं। आपको जमानत पे न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ अन्य मामले में है, हिरासत में 60 दिन तक रखने के बाद जमानत पर छोड़ा जाता है, वह उसी में सेक्शन में मेंशन किया गया 167 2A में ही मेंशन किया है, 60 दिन वाला ही भी और 90 दिन वाला, यानी कि 10 साल और 10 साल से ऊपर के सज़ा के लिए 90 दिन का प्रोविज़न है, और उससे कम अपराध के लिए, उस कम सज़ा के अपराध के लिए 60 दिन का प्रोविज़न है। तो ये सीआरपीसी 167 2 में मेंशन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है, समन मामलों में अन्वेषण 6 माह में पूरा ना होने पर अन्वेषण रोका जा सकता है। सीआरपीसी की किस धारा में है? तो ये 167 के सब क्लास 5 में है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 167(5) में बताया गया है कि समन मामलों में, समन मामलों से क्या कौन सा मामला है? जिस अपराध की सज़ा 2 साल की होती है वो समन मामलों में आते हैं। तो यदि वह मामला 6 माह में पूरा नहीं होता है तो अन्वेषण रोका जा सकता है। सीआरपीसी की धारा में 167.5 में दिया गया है। दोस्तों चलते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न को बताने से पहले दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा 50-50 के 3 पार्ट कवर किए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक पड़े हुए हैं, पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के। आप देखिएगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, लिंक पर क्लिक करते ही आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे।
और रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या चैनल लिंक पे क्लिक करिए, चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को जितना देखें, वीडियोलाइजेशन में देखने से याद होने का जो है परसेंटेज बढ़ जाता है। यदि हम कोई नोटबुक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ नोटबुक भी ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम डीपली कवर नहीं कर सकते हैं, चूँकि हमें नोटबुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए 26वां प्रश्न है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके हौसले से ही हम वीडियो बना पाते हैं। तो जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया क्या होगी? सीआरपीसी किस धारा में है? तो ये सीआरपीसी की धारा 55 में बताया गया है कि वारंट के बिना यदि कोई गिरफ्तारी की जाती है तो किसी को यदि अधीनस्थ को कोई अधिकारी प्रतिनियुक्त करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करता है, तो वहाँ पे प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ये सीआरपीसी के सेक्शन 55 में, यहाँ ख्याल रखिएगा, बिना वारंट के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27वां प्रश्न है, इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें, आईपीसी के किस धारा का अपराध है? जैसे मान लीजिए कोई लोक सेवक वारंट का निष्पादन कर रहा है, वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया में वह कहीं किसी मोहल्ले में या किसी गांव में जाता है, तो जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करना चाहता है तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ना चाहते हैं वो व्यक्ति वह है जिससे उसकी दुश्मनी रहती है। मान लीजिए कि किसी से हमारी दुश्मनी है, कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी आया, हमसे पूछा कि हमें इस व्यक्ति को वारंट में किसी का नाम अंकित होगा, वारंट तो हमें दिखाएगा नहीं, बताएगा कि बताओ इस गांव में इस नाम का व्यक्ति कौन है, तो हम बता देंगे अपने दुश्मन का नाम। हम अपने दुश्मन को बता देंगे कि जैसे मान लीजिए कि उसी नाम के 2 लोग हैं, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन बताने वाला आदमी जानता है, उसे पता है कि नहीं वो वह व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध किया है, हम जानबूझकर अपने दुश्मन को बताते हैं कि ताकि उसे कोई हानि पहुँचे। तो इसलिए हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी आईपीसी की? यही पूछ रहा है यहाँ पे। इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे, आईपीसी के किस धारा का अपराध होगा? तो हमारा ध्येय था कि हम उस व्यक्ति का नाम बताते हैं जिससे हमारी दुश्मनी है ताकि उसको क्षति पहुँचे, जबकि वह अपराधी है ही नहीं, उसके नाम से वारंट ही नहीं है, और हम लोक सेवक को मिथ्या सूचना दे दिए, तो हमारे ऊपर धारा 182 लगेगी आईपीसी की, 182। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 28वां प्रश्न है, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए अवैध रूप से आबद्ध व्यक्ति लोक सेवक को पेश करने का लोभ करता है, तो वह आईपीसी की किस धारा का दोषी होगा? देखिए दस्तावेज पेश करने के लिए, जैसे कि आरपीएफ में भी किसी बल अधिकारी के द्वारा कोई जांच की प्रक्रिया में किसी को समन के द्वारा बुलाया जाता है और दस्तावेज पेश करने के लिए बोला जाता है, तो आबद्ध होते हुए भी कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करने से मना करता है। अर्थात कहीं पे जांच की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति से दस्तावेज कोई मांगा जाता है तो वह भी मना करता है आबद्ध होते हुए कि उसे दस्तावेज पेश करना है, तो उसके ऊपर कौन सी आईपीसी की सेक्शन लगती है? वहाँ आईपीसी की सेक्शन लगती है। आईपीसी की कौन सी सेक्शन लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 175, 175 लगेगी, 175 के अंतर्गत वो दंडित भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड आईपीसी की किस धारा में? आपराधिक मानव वध की दंड, देखिए आपराधिक मानव वध की परिभाषा 299 में है आईपीसी में, और उसके दंड के बारे में 304 में बताया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, ए बी 304A, 304B, 305 और लास्ट ऑप्शन है 304। लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 304, आपराधिक मानव वध के लिए दंड, जबकि आपराधिक मानव वध की परिभाषा जो है 299 में है, 299 में है। 30वां प्रश्न है, अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे, सीआरपीसी की किस धारा में बताया गया? मतलब कि अभियुक्त है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाएं, गिरफ्तार करने के बाद जो है उसके स्वास्थ्य की हम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उसे जैसे मान लीजिए उसे भूख लगी है, 24 घंटे पर न्यायालय में पेश किया जाता है, उससे पहले उसे तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसे प्यास लगी है, पानी हम नहीं पिला रहे हैं, जबकि हमारी अभिरक्षा में है वो, तो हमें उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करनी है। तो यह बताया गया है सीआरपीसी के किस सेक्शन में? 55A में बताया गया। 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहा है, 54A, 54A, 1, 2, 3,
55A और लास्ट ऑप्शन है 56। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 55A। तो अभिरक्षा में किसी भी अभियुक्त के स्वास्थ्य की और सुरक्षा की उचित देखभाल करना होगा, सीआरपीसी की धारा 55A में बताया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 55A। चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न पे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त की गई संपत्ति को सुपुर्द करने का अधिकार एनडीपीएस एक्ट के किस धारा में बताया गया। यानी कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार जब किया जाता है तो उसके पास से यदि कोई जब्त की जाती है कोई संपत्ति, तो सुपुर्द करने का अधिकार कि एनडीपीएस एक्ट के किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है, तो धारा 52 में दिया है, सेक्शन 52 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 32वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत आरपीएफ कोर्ट में परिवाद दाखिल करती है। तो आरपीएफ द्वारा परिवाद दाखिल किया जाता है कोर्ट में, तो वो किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है। और नीचे 4 सेक्शन फ्लैश हो रहे हैं, 154, 190 और 150 और लास्ट ऑप्शन है 171। दोस्तों आरपीएफ के द्वारा परिवाद जो दाखिल किया जाता है 190A के तहत किया जाता है। यहाँ पे 190 दिए हैं, 190A नहीं सॉरी 190 का पॉइंट 1 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है परिवाद के बारे में। कोई परिवाद दाखिल होता है तो मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेंगे, 190 में ही बताया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 190। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत तलाशी ली जा सकती है। तो किस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी दोस्तों को ये पता भी होगा यदि आप डीपली तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं। तो ये 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। तो 51 में जमा तलाशी के बारे में बताया गया, उसमें 2 पॉइंट हैं। 51 के पहले पॉइंट में जमा तलाशी के बारे में बताया गया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, अर्थात किसी व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार करके लाएंगे, जो प्राधिकृत हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं गिरफ्तार करने के लिए, जब वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पोस्ट पे या थाने पे लाते हैं तो उसकी जमानत तलाशी ली जाती है। यदि वह जमानत पे नहीं छूट पाता है और जमानती अपराध है या जमानत उसे नहीं दी जाती है, तो वहाँ पे 51 के तहत उस व्यक्ति की जमा तलाशी ली जाएगी। अर्थात जमा तलाशी में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि उसके पहनने के कपड़े को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जब्त कर ली जाएंगी, अर्थात जमा कर ली जाएंगी। जमा करने के बाद उसे एक कॉपी दी जाएगी, जो भी वस्तु उससे प्राप्त होगी उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसे उसकी एक प्रति भी दी जाएगी। बाद में फिर न्यायालय के आदेश से उसे सुपुर्द कर दिया जाता है। और 51 के 2 में क्या बताया गया, 1 में बताया गया कि किसी भी स्त्री की जब जमा तलाशी होगी तो एक स्त्री के द्वारा शिष्टता पूर्वक द्वारा की जाएगी, वो 2 में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न पे। पकड़े गए व्यक्ति के उन्मोचन मतलब क्या होता है। उन्मोचन मतलब छोड़ा जाना होता है। उन्मोचन थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है। उन्मोचन मतलब आप सीधा सीधा जानिए कि कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पे या बंधपत्र पे या मुचलका पे, मुचलका और बंधपत्र तो एक ही होता है। उर्दू में मुचलका बोलते हैं, मुचलका को हिंदी में जो है हम लोग बोलते हैं बंधपत्र। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि मुचलका और बंधपत्र एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। यानी कि बंधपत्र को ही मुचलका कहते हैं, मुचलका को ही बंधपत्र कहते हैं। तो बंधपत्र पे या जमानत पे छोड़ा जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा जमानत ली जाती है उस व्यक्ति की जो गिरफ्तार किया जाता है, तो वही उन्मोचन संबंधित प्रावधान दिया गया है कि किस प्रकार उन्मोचित किया जाएगा किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करके लाया जाता है। यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ा जाना। तो ये सीआरपीसी के किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, तो 59 में मेंशन किया गया। 59 में बताया गया किस प्रकार छोड़ा जाएगा। चलते हैं दोस्तों 35वां प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट दिखाना दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में वर्णित है। वारंट के सार की सूचना ये 75 में है। नीचे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, 75, 76, 56, 54। तो दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, देखिए वारंट के साथ जो गिरफ्तार किया जाता है, जब वारंट के साथ आप गिरफ्तार करेंगे तभी तो वारंट दिखाएंगे। तो वहाँ पे जब 75 को आप रीड करेंगे डीपली, जब आप पढ़ेंगे सीआरपीसी को, तो उसमें 75 को पढ़िएगा आप, उसमें सार की सूचना, अर्थात वारंट किसके नाम से है ये दिखाना है और किस सेक्शन में आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किए गए, कई पॉइंट हैं। तो मोटा मोटी हम बता देते हैं कि 75 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करती है वारंट के साथ तो उसे वारंट दिखाएगी। और वारंट दिखाए, ये नहीं कि दिखाना है तो दूर से दिखा दें देखो ये वारंट है तुम्हारा,
ऐसे नहीं दिखाना है, उसे ऐसे दिखाना है या उसके हाथ में देना है कि ताकि वो वारंट को पढ़ सके कि उसके नाम से वारंट है, किस सेक्शन में गिरफ्तार किया जाए, या पूछता है कि हमें आप किस सेक्शन में गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे बताना भी है। यही इस सेक्शन का मतलब है कि वारंट के सार की सूचना उसे दी जाएगी। और चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न है 36वां नंबर, रेलवे सुरक्षा बल का अधिकारी रेलवे एक्ट से संबंधित अपराध में तलाशी के लिए वारंट रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत ले सकता है। यहाँ तलाशी के लिए वारंट किस सेक्शन में लिया जा सकता है, ये रेलवे एक्ट में, क्योंकि आरपीएफ एक्ट में, ये आरपीयूपी एक्ट में सेक्शन 10 हो जाता है, लेकिन रेलवे एक्ट में ये प्रश्न हमको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी में हम उस प्रश्न का उत्तर गलत न कर दें कि रेलवे एक्ट पूछ रहा है कि आरपीयूपी एक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके एग्जाम में सेक्शन 10 भी यहाँ पे मेंशन कर ले, गलती से आप सेक्शन 10 ना क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रेलवे एक्ट आप पहले देखिए किस एक्ट में पूछ रहा है। रेलवे एक्ट से पूछ रहा है कि आरपीयूपी एक्ट से पूछ रहा है, तो रेलवे एक्ट से पूछ रहा है यहाँ पे। तो 180 बी में तलाशी के लिए वारंट के बारे में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 37वां प्रश्न है, कर्फ्यू दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत लगाया जाता है। तो कर्फ्यू ये सबको पता है कि इलेक्शन वगैरह चाहे लोक शांति भंग होने की आशंका होता है तो मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट द्वारा, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा कर्फ्यू लगाई जाती है। तो नहीं कहते हैं कि 144 लग गया, धारा 144 लग गया, तो 144 होता है राइट आंसर, जो सीआरपीसी के अंतर्गत लगाया जाता है। और मजिस्ट्रेट जो है अधिकतम कितना दिन का कर्फ्यू लगा सकते हैं, तो राज्य सरकार को छोड़ दीजिए, अधिकतम 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है अधिकतम 2 महीने का जो है कर्फ्यू लगा सकते हैं। इससे ऊपर लगाना होगा तो 6 महीने तक का पावर जो है 6 महीने तक लगाने का पावर जो है राज्य सरकार को होता है, 2 महीने से ऊपर राज्य सरकार का ही होता है, अधिकतम 2 महीने तक मजिस्ट्रेट जो है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 38वां प्रश्न है, पुलिस संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए सीआरपीसी की किस धारा के तहत गिरफ्तारी करती है। तो देखिए वहाँ भी वारंट के बिना गिरफ्तारी है। हम पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति सीआरपीसी की किस धारा में दी गई है, तो वो 41 में दी गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है 151, ऐसे और सेक्शन है, अगले प्रश्न में हम अगले पार्ट्स में हम कवर करेंगे। 149 में भी है, 151 है ही, 41 में भी है। तो पुलिस संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए सीआरपीसी की किस धारा के तहत गिरफ्तार कर, जैसे मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करने वाला है, तो उसके वो अपराध को कारित करने से पहले उस व्यक्ति को हम बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि हम पुलिस अधिकारी हैं तो हम बिना वारंट उसे जाकर गिरफ्तार कर लेंगे। यह दिया गया है सेक्शन 151 में, ताकि वह कोई संज्ञेय अपराध न कर सके। तो बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति 151 में भी दी गई है, यदि यह आशंका है कि वह संज्ञेय अपराध करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 151। 39 प्रश्न 39वां प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवकों को अभियोजन से संरक्षण दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में वर्णित है। देखिए लोक सेवकों को, लोक सेवक में सशस्त्र बल भी आ जाएगा, सशस्त्र बल के सदस्य के बारे में भी बताया गया है उसी सेक्शन में, जिस सेक्शन में लोक सेवक के अभियोजन से संरक्षण के बारे में, अभियोजन के संरक्षण के बारे में, अर्थात कि मुकदमे से संबंधित है ये। तो किस संहिता में वर्णित किया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 197 में वर्णित है कि यदि किसी लोक सेवक, मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, कोई न्यायाधीश हैं, या कोई लोक सेवक हो या कोई सशस्त्र बल के बारे में 197 के पॉइंट 2 में बताया गया है कि सशस्त्र बल को अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है, 197.2 में है। तो जैसे मान लीजिए किसी सशस्त्र बल का कोई बल सदस्य, आप भी एक बल के मेंबर हैं, और यदि आप कर्तव्य के दौरान यदि आपके कर्तव्य के दौरान जैसे मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, भूलवश या तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध हुआ है या अपराध नहीं भी हुआ है, तो किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बल सदस्य कर्तव्य के दौरान अपना कोई अपराध कारित किया है, तो वो जो है एक अपील या परिवाद दाखिल कर दे कोर्ट में, न्यायालय में, तो वह संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, जैसे मान लीजिए आप आरपीएफ में हैं, तो आपके कर्तव्य से संबंधित कोई अपराध है, तो न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा
जब तक कि वह केंद्र सरकार से अनुमति न ले। यदि आप राज्य सरकार जैसे इलेक्शन वगैरह में स्टेट में, किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, और किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तब तो केंद्र से ही अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि अभियोजन आपका तब तक, यानी कि न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि केंद्र सरकार से अनुमति न ले ली जाए, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो बताया गया 197 के पॉइंट 2 में सशस्त्र बल के लिए, लोक सेवक के 1 में बताया गया। 40वां प्रश्न है दोस्तों, ये फुल फॉर्म से है EFT, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो एग्जाम बेसिस हो। EFT का रेलवे के वाणिज्य विभाग में क्या अर्थ है? व्हाट डज EFT मीन? इन कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज एक्स्ट्रा फेयर टिकट होगा कि एक्सेस फेयर टिकट होगा कि इमरजेंसी फेयर टिकट होगा कि नॉन होगा? लास्ट है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फेयर टिकट नहीं होगा, एक्सेस फेयर टिकट होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस फेयर टिकट। अर्थात एक्सेस फेयर टिकट का अर्थ क्या होता है कि अतिरिक्त शुल्क जो होता है टिकट का लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 41वां प्रश्न है, कंट्रोल चार्ट कितने घंटे का होता है? तो कंट्रोल चार्ट 6, 8, 12, 24। इस प्रश्न का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्येक रेल कर्मचारी के भविष्य निधि खाते का रखरखाव कौन करता है? तो कौन मेंटेन करता है? कमर्शियल डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट? तो प्रत्येक रेल कर्मचारी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तो करेगा नहीं एनालिसिस के लिए, कि स्टोर डिपार्टमेंट तो स्टोर से संबंधित है वो भी नहीं करता। कमर्शियल और अकाउंट डिपार्टमेंट थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट यानी लेखा विभाग ही प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि के खाते का रखरखाव करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, भर्ती प्रक्रिया में PMT का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कभी हम लोग जाते हैं भर्ती को देखने के लिए, या कोई व्यक्ति है, कोई भारत का नागरिक भर्ती प्रक्रिया में जाता है तो कहता है कि हमारा PMT है, PET है, ये सब सारे टेस्ट होते हैं। तो वही PMT के बारे में पूछ रहा है कि भर्ती प्रक्रिया PMT का फुल फॉर्म। यहाँ हमने भर्ती प्रक्रिया इसलिए मेंशन कर दिया कि PMT के कई फुल फॉर्म, किसी भी शब्द के कई फुल फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए हमने भर्ती प्रक्रिया में यहाँ मेंशन कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में PMT आप सुने होंगे तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है कि फिजिकल मेडिकल टेस्ट होता है कि प्री मेडिकल टेस्ट होता है कि लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ फ्लैश हो गया पहले से ही, शारीरिक माप परीक्षण को PMT बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RPF कांस्टेबल की भर्ती के लिए कितने अंक का CBT कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होता है RPF कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो ओपन भर्ती होती है कितने अंक का होता है? तो वो 120 अर्थात 120 नंबर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 45वां प्रश्न है, RPF सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में कितने फीट ऊंची कूद को पास करनी पड़ती है? हाउ मेनी फीट हाई जंप वुड हैव टू पास इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ RPF सब इंस्पेक्टर? तो 3 फीट है, 4 फीट 9 इंच, तीसरा ऑप्शन है 4 फीट और लास्ट ऑप्शन है 4 यानी कि 4.5 फीट। इस प्रश्न का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा 3 फीट 9 इंच। इस ऊंची कूद को पास करना होता है सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती में। अगला प्रश्न है 46 CDI का फुल फॉर्म। हम जब ट्रेनिंग किए होंगे तो CDI वहाँ पे होते हैं, तो उनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, चाइल्ड डेवलप इंस्पेक्टर, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इंटरनेशनल। तो दोस्तों CDI का फुल फॉर्म आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर। देखते हैं कि जो CDI होंगे वो तो 3 स्टार लगाए रहते हैं, तो कहेंगे कि वो इंस्पेक्टर होते हैं, तो CDI का फुल फॉर्म चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर ही होगा। नहीं, इंस्ट्रक्टर होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, इंस्पेक्टर नहीं इंस्ट्रक्टर बोला जाता है उनको। जो CDI करेंगे, CDI का पद जो दिया जाता है तो चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर। तो इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक। आपके एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म इंग्लिश में ना देके हिंदी में भी दे सकता है, CDI को क्या कहते हैं। तो चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर ना देके दे सकता है कि मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक दे सकता है, और वहीं पे दे देगा ऑप्शन मुख्य ड्रिल निरीक्षक भी दे सकता है। तो निरीक्षक को ट्रिक मत करिएगा, मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक को ट्रिक करिएगा। यदि इंग्लिश में होगा तो चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर को क्लिक करिएगा। अगला प्रश्न है CLI। उसी ट्रेनिंग सेंटर में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग किए हैं तो वहाँ CLI भी होते हैं। तो CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ लाइन इंस्पेक्टर या केयर ऑफ लाइव नेक्ट या चीफ लाइन इंस्ट्रक्टर।
तो आप 46वां प्रश्न से गेस कर लिए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिसको हिंदी में मुख्य कानून प्रशिक्षक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देकर कोई कार्य कराना चाहता है लेकिन लोक सेवक रिश्वत लेने से मना कर देता है, उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई लोक सेवक हूँ, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे कहता है कि ऐसा है कि आप कुछ रुपए ले लीजिए, रिश्वत देने की कोशिश करता है हमको, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। कोई लीगली कार्य के लिए, चाहे कोई भी ऐसा कार्य है जो लीगल हो या अनलीगल हो, वह हमें रिश्वत के माध्यम से उस कार्य को कराना चाहता है और हम रिश्वत लेने से मना करते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी। तो आईपीसी की धारा लगेगी 116, उत्प्रेरित करता है हमको, तो 116 उस सेक्शन उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी, ये आईपीसी की सेक्शन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी बलवा, दंगा या विधि विरुद्ध जमाव को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके ऊपर हमला करना आईपीसी किस धारा के सेक्शन के तहत लगा। जैसे हम भी डिप्यूट हो जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि सशस्त्र बल सीआरपीसी के सेक्शन जैसे 130 है, 130 के अंतर्गत डिप्यूट किए जाते हैं। सशस्त्र बल के द्वारा भीड़ को तितर बितर किया जाता है, या कहीं कोई बलवा हो जा रहा है, कोई अवैध जमाव है, तो उसको किसी बल सदस्य द्वारा या किसी बल सदस्य द्वारा या कोई भी सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा वो भीड़ को तितर बितर करना है या बलवा रोकने का कोई जो है बल सदस्य प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के दौरान उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति जो बलवा में शामिल है या अवैध जमाव में शामिल है, वो उसके ऊपर हमला करता है या दबाने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें रोक उत्पन्न करता है या हमला करने का प्रयत्न करता है, तो उसके ऊपर एक सेक्शन लगेगी। वो आईपीसी की कौन सी सेक्शन लगेगी। तो आईपीसी की सेक्शन 152 लगेगी। 152 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी कभी कभी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि 152 सेक्शन के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो आईपीसी का सेक्शन है 152। वो पावर्ड है, जैसे रेल क्षेत्र में होंगे तो जीआरपी इस सेक्शन को, जो इस सेक्शन के तहत जीआरपी जो है हैंडओवर, यदि हम गिरफ्तार करते हैं तो हैंडओवर करेंगे जीआरपी को, जो इस सेक्शन के अंतर्गत पुनः गिरफ्तार करेगी जीआरपी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि पार्ट 5 लाने से पहले आप जल्दी से जल्दी इस सेक्शन को देखें, ताकि ज़्यादा वॉच हो जाएंगे तभी हम अगले पार्ट को ला सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि कौन सा पार्ट हम देखें, कौन सा पार्ट नहीं देखें। इसलिए इस पार्ट को जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो स्लाइड्स को देख लीजिए, ताकि मैं बहुत जल्द अगला पार्ट ला सकूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई दोस्तों का कमेंट्स आता है कि जब आपके वीडियो अपलोड होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। एक दोस्त का कमेंट्स आया था कि पार्ट 1 का पता नहीं चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सेक्शन पार्ट 1 मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ड्रॉप डाउन मेनू में जाए। जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे पार्ट वाइज जो ये वीडियो है इसका हर पार्ट का हम लिंक दिए होंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देखिए। हो सके तो आप नोटबुक भी बना लीजिए या वीडियो के माध्यम से आप देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। दो व्यक्ति किसी स्थान पर, लोक स्थान पर आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे कोई लोक स्थान है तो लोक स्थान पर आपस में लड़ाई करते हैं जिससे लोक शांति भंग होती है, तो उन्हें आईपीसी किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है 155, 159, 159 में दंगा है तो दंड के बारे में तो 159 में तो दंगा को परिभाषित किया गया है, लेकिन दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा, तो 160 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। 160 के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो स्लाइड समाप्त होता है। ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 तो बहुत जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके मित्रों की भी अच्छी तैयारी हो सके और एग्ज़ाम को फेस कर पाएँ। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये आंसर चार्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं इसका अगला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 5 होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।